लोग, मेवात के लोग कोई अरब से या बाहर से तो आए नहीं है, यहीं के हैं, जी, इसी जी। मट्टी के माँ हैं। जी, जी, जी। तो जो जो वंशज जो है वो तो रहेगा ना। हुँ। तो इसमें कोई इसके बारे पहले भी कहा, ये तो चौधरी तैयब भी कहते थे। हुँ। भाई चौधरी तैयब साहब भी ये कहते थे। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आमिर खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल नगर मेवात पर। प्यारे दर्शकों, आज हम जिस शख्सियत के साथ हैं, उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो बहुत लंबे समय से एक राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं और वर्तमान समय में भी हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं। और यदि हम कहें कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो रामगढ़ विधानसभा से वर्तमान विधायिका भी हैं। आज हमारे साथ माननीय जुबैर जी हैं। आज हम उनसे आगामी विधानसभा चुनावों के संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो सर धन्यवाद, आपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया। थैंक यू। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है, तो आगामी विधानसभा चुनावों में आप जो हैं जनता जनार्दन के मध्य जब अपने लिए समर्थन की अपील करने जाएँगे तो किन मुद्दों को लेकर आप अपने लिए वोट की अपील करेंगे? देखिए मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, मैं चुनाव लड़ूँ नहीं लड़ूँ, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जी। महत्वपूर्ण ये है कि राजस्थान की सरकार में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की जो कांग्रेस की सरकार है, जी, जी। जिसको सोनिया जी, राहुल गांधी जी का मार्गदर्शन और अब खड़गे जी का मिलता रहता है जी, समय-समय जी। पर, उस सरकार में जो एक आम आदमी के लिए जन कल्याणकारी योजनाएँ, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ जो चलाई हैं, बिल्कुल। उनके आधार पर लोगों से हम वोट नहीं, रामगढ़ में नहीं पूरे राजस्थान में इस आधार पे मानेंगे कि जो ये सरकार जब बनी थी 2018 में, उससे पहले जनता को क्या सुविधा मिल रही थी, हुँ। उसके बाद में क्या सुविधा मिल रही है। हुँ, हुँ। आज चाहे कोई आईएएस की माँ हो जी, या जी। पिताजी हों, जी। अगर वो आदमी 58 साल का हो गया, महिला 55 साल की हो गई है, अगर वो कहती है कि मुझे वृद्ध पेंशन मिलनी चाहिए, वृद्ध सम्मान पेंशन मिलनी चाहिए, तो उसको पेंशन मिलेगी, कोई उसमें इफ एंड बट नहीं है। जी, जी। जो चिरंजीवी योजना है, इसमें अधिकतर लोग कवर हो रहे हैं, कोई बीपीएल में है, कोई खाद्य सुरक्षा में है, कोई हुँ, सरकारी नौकरी में है, कोई हुँ, रिटायरमेंट है, कोई हुँ, विकलांग है, कोई अन्य योजना में कवर है। लेकिन जो किसी योजना में कवर नहीं है, हुँ। जो टैक्स देते हैं, खाते-पीते लोग हैं, उनका भी एक ₹850 साल का आप जमा कराइए और जी, 25 लाख तक का इलाज फ्री कराइए बिल्कुल। और 10 लाख तक का बीमा है अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। जी। ये आदरणीय गहलोत साहब की योजना है, कांग्रेस सरकार की योजना है, जो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है और इसमें कोई बीमा नहीं देना पड़ता है व्यक्ति को। जी। कोई भी हो, जो भी इन परिवारों को जो इसमें चिरंजीवी में रजिस्टर्ड हैं, उनके परिवार में कोई एक्सीडेंट में डेथ हो रहा है, एक्सीडेंट खाली सड़क एक्सीडेंट नहीं है, हुँ, आग में जलने से, छत में के गिरने से, हुँ। घर में बिजली पकड़ने से, कोई जहरीली का किसान अगर के कोई दवा छिड़क रहा है, कोई नाक में या दिमाग जी, में जी। जहरीली दवा चढ़ गई उसके मरने से, कोई पानी में डूबने से, ये सारे लोग उसमें कवर हैं। अगर इस तरह किसी सभी प्रकार के के एक्सीडेंट लोग इस कवर पर हैं, 10 कवर्ड लाख है। रुपए उसको मिल जाते हैं एडिशनल। जी, जी। उसके बाद में जो राशन वितरण किट है, हुँ, 1 किलो का आटा है, 1 किलो तेल है, मसाले हैं, सारी चीज़ें हैं, वो एक काफ़ी लोगों को मिल रही है फ्री में हर साल। जो स्मार्टफ़ोन जो लोगों को मिल रहे हैं, जी, जी, स्कूटी की जी। सुविधाएँ मिल रही हैं, हुँ, हुँ। जो डायरेक्ट लोगों को पैसा जा रहा है, सिलेंडर जो 11-1200 रुपए का, 500 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है। बिल्कुल, इतनी योजनाएँ हैं कि जो जन कल्याण योजनाएँ आप आज कोई परिवार नहीं है जिसको सरकार का कोई न कोई लाभ नहीं मिल रहा हो। बिल्कुल। तो उनके आधार पे जनता के बीच में जाएँगे कि गहलोत साहब की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में जनता के लिए ये काम किए हैं। कितने कॉलेज खुले हैं, आप अखबारों में तुलना आती है कि बीजेपी के राज में कितने खुले, कांग्रेस के राज में कितने स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, नए स्कूल खुले हैं, सड़कें कितनी बनी हैं, कृषि उपज मंडियाँ बनी हैं, पंचायत समितियाँ बनी हैं, तहसीलें बनी हैं, उप तहसीलें बनी हैं, सब डिवीज़न बने हैं, ज़िले बने हैं। इतने काम हैं, इन कामों के आधार पर जाएँगे और मेरे आशा है कि इन कामों के आधार पर जनता दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाएगी। बिल्कुल, कहीं न कहीं आप जनता जनार्दन के बीच विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जाएँगे, अपील करने जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आगे मैं ये जानना चाहूँगा कि यदि हम पर्टिकुलर रामगढ़ विधानसभा की बात करें, तो रामगढ़ विधानसभा के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच ही काफ़ी असंतोष देखने को मिल रहा है। यदि मैं कुछ समय पहले जुलाई माह की बात करूँ, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा एक असंतोष की भावना को लेकर कहीं न कहीं बैठक बुलाई गई
और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता, कुछ कांग्रेसी जो युवा नेता हैं, वो भी एक झनकार होटल में आप ये कहें कि असंतोष की भावना व्यक्त करने के लिए एक मीटिंग कर रहे हैं। तो क्या इसका खामियाजा आगामी चुनाव में कांग्रेस को नहीं भुगतना होगा? देखिए, अगर कोई पहली बात तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी अपनी बात या असंतोष जाहिर कर सकता है बिल्कुल, और पार्टी उसको अदरवाइज नहीं लेती। बिल्कुल। बीजेपी में ये नहीं हो सकता। हुँ, बीजेपी में ऐसे करेंगे तुरंत निकाल देते हैं। जैसे कैलाश मेघवाल इतना वरिष्ठ नेता, मंत्री रहा कितने सालों से, एससी समाज का नेता है, जी, जी। शुरू से बीजेपी में सांसद भी रहा है, स्पीकर भी रहा है हुँ, हुँ। विधानसभा का, उसको तुरंत निकाल दिया कि उसने कोई बात कह दी। हुँ, हुँ। कांग्रेस में ये नहीं है, कांग्रेस परिवार के लोग हैं। अगर कोई असंतोष, क्योंकि मैं 2 ढाई साल से बीमार रहा, कम आना जाना रहा, हुँ, अगर कोई ऐसा संतोष है कि जो उनकी जेन्युइन बात है उसको किया जाएगा। और हुँ। देखो, चुनाव के टाइम में बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कहने को कांग्रेस की बात करते हैं लेकिन अंदरूनी कुछ और होते हैं। बिल्कुल। ऐसे लोगों का भी एक रोल होता है। कौन लोग हैं मेरी जानकारी में नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन अगर मान लो किसी तरह का संतोष है हुँ, हुँ। कोई कार्यशैली को लेकर किसी बात को, तो हमारे परिवार के लोग हैं, हम बात करके उसको हल करेंगे। सुलझाया जाएगा। मेरे मन में, मैं इस तरह का राजनीतिज्ञ हूँ कि कोई कोई बात कहता है, कोई हुँ, आलोचना करता है, कोई अपनी बात कहता है, नाराजगी व्यक्त करता है, वो उसका अधिकार है, बिल्कुल। वो कर सकता है, लेकिन संवैधानिक उसका हल अधिकार है। निकालना हमारा कर्तव्य है। जी, जी, जी। और अगर कोई अति ही करता है, कोई दूसरी पार्टी से मिलकर हुँ, कोई षड्यंत्र करता है, तो उसको हुँ। अलग तरीके से डील किया जाएगा। और बाकी बिल परिवार के लोग हैं, उनसे बातचीत करके क्या इश्यू है, कोई जी, मसला जी, है, जी। बात करके इसको हम हल, मुझे विश्वास है पूरा हल कर लेंगे। बिल्कुल। इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाते हुए सर आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमने देखा है, चाहे वो कांग्रेसी जो आपके खिलाफ कुछ जो कार्यकर्ता हैं, जो असंतुष्ट हैं, उनसे भी हमने बात की। इसके अलावा हमने ज़मीनी स्तर पे भी कुछ लोगों से बात की। तो सुनने में ये आया कि वर्तमान विधायिका से मिलने के लिए पहले एजेंटों से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। इन द सेंस हम आम भाषा में कहें तो दलालों की सीधी देखो, बात कही गई। इस बात में कितनी ये सत्यता है? बात तो सरासर गलत है। ये आरोप निराधार है। मैं भी इस राजनीति में 35 साल से हूँ। ये बिल्कुल। कार्यकर्ता जो बात कर रहे हैं, हो सकता है बहुत से तो 35 साल के भी नहीं हो, ना या बिल्कुल। मैं जब एमएलए बना था, जब शायद छोटे ही उम्र में रहे बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल। बहुत युवा रहने थे। ये ज़रूर है विधायिका का, क्योंकि महिला होने के नाते फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ। मुझे मालूम है हुँ, हुँ। कि जिस तरह रात को 1 बजे भी, 2 बजे, जिस स्थिति में लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैं फ़ोन उठाता हूँ। बिल्कुल। मैंने एक लंबे समय से यहाँ जनप्रतिनिधि रहता हूँ, तो वो सोचते हैं कि एमएलए साहब की तरह ही हुँ, विधायिका मोहल्ले भी, क्योंकि महिला की अपनी सीमाएँ होती हैं। बिल्कुल। आपको मालूम है, रात को 11 बजे, 12 बजे बाद कोई फ़ोन करता है तो कभी-कभी ऐसा भी होता है, कोई व्यक्ति विशेष स्थिति में नहीं रहता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये फ़ोन वोन नहीं उठा पाता है, ये नाराज़गी हो सकती है। लेकिन ये दलालों को एक बात होता है, कोई मिलते हैं ना सब, कौन दलाल की बात करता है? किसकी जी। दलाली चल रही है? कोई आप किस थाने कचहरी में कोई इंटरफेयर करता है? कोई एक थानेदार, एक अधिकारी, कर्मचारी बता दे कि हम लोग कभी किसी पे गलत दबाव बना, गलत काम के लिए कहते, तो ना मैंने कहा है, ना कहूँगा। जी, जी, जी। कोई बिल्कुल। सरपंच ये बता दे कि किसी से कोई दलाली ली है, कोई कमीशन लिया है? हुँ, हुँ। अब ये आरोप लगाने बड़े आसान है। और रामगढ़ में अब ये है कि अब जैसे-जैसे चुनाव करीब आ रहा है, हिंदू-मुस्लिम का माहौल बनाया जाएगा। अब तक नहीं था, अब जी, बनाने जी। की कोशिश की जाएगी। जी, जी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और कांग्रेस के अंदर छुपे हुए हैं। उनका मैं रोल जानता हूँ। हर चुनाव में आखिर के दिन क्या रोल रहता है, जी, जी, वो जी। ये षड्यंत्र करते हैं कि घर में रह के जो आस्तीन के सांप बनने की कोशिश, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी कुछ लोग हो सकते हैं। जी, तो जी। मुझसे छुपा हुआ है कि कौन आदमी चुनाव के दिन क्या करता है। हुँ। ये दलालों की वजह, तो वो सिर्फ़ अपनी मेरे राजनीति ऊपर तो चमका रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज ये होते हैं कि आप सबकी सुनते हो, हाँ, हाँ। आप हमारी नहीं सुनते, सबकी सुनते हो। मैंने जी, कहा भाई, जी। जनप्रतिनिधि जब मैं चुन गया, सबका हूँ। जी, जी, जी। किसी का विकास होना, विकास करें, और किसी का भला हो सके भला, बुरा करने की हमारी नियत ना रही है, ना मेरी नियत आगे रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर इसी सवाल को मैं थोड़ा-सा आगे और ले जाना चाहूँगा कि लोगों का ये कहना है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि यदि ज़ुबैर जी स्वयं चुनाव लड़ते हैं, तो इस बार हम उनके बहुत सपोर्ट में रहेंगे। हम चाहते हैं, वो उनकी ये दिली तमन्ना है कि ज़ुबैर जी इस बार खुद चुनाव लड़ें। लेकिन कहीं न कहीं वो सफ़िया जी से कहीं न कहीं उनके ना मिलने के कारण या समय ना देने के कारण कुछ मजबूरियों के कारण वो कहीं न कहीं उनसे असंतुष्ट दिखाई देते देखिए, हैं। एक तुलना होती है, तुलनात्मक एक चीज़ होती है। जी,
क्योंकि मेरे साथ उनका लंबा एसोसिएशन रहा है। 1990 से मेरे साथ एसोसिएशन रहा है यहाँ जनता का, वर्कर्स का, जनप्रतिनिधियों का, वो चाहे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, चाहे अन्य पार्टियों से जी, जुड़े जी, हुए जी। हैं। वो कंपैरिज़न करते हैं कि भई जुबैर खान जी के तुलना में सफिया खान की। जी। तो ये मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी तुलना में जितना मैं मिलनसार हूँ, मिलता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की हुँ, बात सुनता हूँ, हुँ, लोग कटु बात भी कह देते हैं, हुँ, तो उस कटु बात को भी मैं सहन कर लेता हूँ। मुझे कोई ऊट-पटांग भी बोल देता है, हुँ। पीछे से भी बोल देता है, जी, तो मैं उसको सहन कर लेता हूँ क्योंकि जी, जी। राजनीति में, चलता है, सार्वजनिक लाइफ में सब हर सब चीज़ को सब सहन करना बिल्कुल। पड़ता है। जी, जी। लेकिन विधायिका क्या है, देखिए अपना एक कल्चर होता है, वो आर्मी मैन की बेटी हैं, जी। आर्मी के स्कूल्स में पढ़ी हैं, मेजर साहब की लड़की हैं, हरियाणा का ब्लड है, हुँ। हरियाणा राजस्थान में ही मेवात में काफ़ी फ़र्क है। जी, जी, तो जी। व्यवहार में तुलना करते हैं तो देखते होंगे यार जुबैर खान जी का व्यवहार ज़्यादा नरम है। ठीक है, नरम है, जी, उनका जो सख्त है, तो ये हो सकता है। जी। और ये व्यक्ति-व्यक्ति का व्यवहार, बाप का स्वभाव होता है वो बेटे का नहीं होता, एक भाई का होता है, दूसरे भाई का नहीं होता। हुँ। तो ये बात ज़रूर आती है कि भई स्वभाव के हिसाब से, मिलने के हिसाब से, कार्यशैली के हिसाब से, कोई कुछ भी कह ले, बुरा कह ले, भला कर ले, को मैं किसी से रंजिश नहीं रखता। तो ये इस तरह की बातों को देखते हो सकता है जी, वो जी। तुलना करते हो कि भई नहीं सर मैं सफिया से स जुबैर खान जी ज़्यादा जी, अच्छे हैं, तो जी, ये जी। उनका सोच है, कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं सीधे शब्दों में ये जानना चाहूँगा कि हम खुद भी देख रहे हैं और लोगों से भी सुना है कि पिछले कुछ समय से आप स्वास्थ्य कारणों से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं। लेकिन क्या इस बार ज़ुबैर जी जो हैं स्वयं चुनावी मैदान में आने के लिए तैयार हैं? देखिए, अभी इस तरह की कोई स्थिति नहीं है क्योंकि मैं डॉक्टरों के ऊपर निर्भर करता है। मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ है जी, जी। और भैया जान है तो जहान है, वरना कोई किसी को पूछता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही सर। और मैंने खुद ने अनुभव किया है, 2 ढाई साल जो बीमार रहा हूँ मैं, जिस परिस्थिति से गुज़रा हूँ। हुँ। अगर सेहत ठीक रहेगी और हुँ, हुँ। अगर डॉक्टर अलाउ करेंगे तो, नहीं तो मेरा मन चुनाव लड़ने का नहीं है, जी, जी। नंबर 1। नंबर 2, जो ये कहते हैं कि व्यवहार को लेके विधायिका महोदया पे आरोप लगा, उनको ये देखना चाहिए कि इस विधायक के माध्यम से जितने काम इस रामगढ़ में हुए हैं, मैं स्वयं बताता हूँ, मैं खुद एमएलए होता तो शायद इतने काम नहीं करा पाता। जी। क्योंकि एक मेरे को होता है यार, बहुत काम हो गए, जिस तरह के यहाँ तहसीलें बनी हैं, जिस तरह के यहाँ पंचायत समितियाँ बनी हैं, जिस तरह की मंडियाँ बनी हैं, जिस तरह स्कूलें, कॉलेज, कोई कस्बा ऐसा नहीं बचा जिसमें आज कॉलेज नहीं हो। बिल्कुल। रामगढ़ में कॉलेज है, नौगाँव में कॉलेज है, मुबारकपुर में कॉलेज है, बड़ौदा में कॉलेज है, हुँ, गोविंदगढ़ में कॉलेज है, हुँ। और कहीं आईटीआई खुली है, कहीं पॉलिटेक्निक खुली है, कहीं नया तहसीलें। तो इस मामले में तो मैं क्रेडिट देता हूँ विधायक महोदया को कि विधायक महोदया के प्रयासों से जो विकास रामगढ़ में हुआ, चाहे नई स्कूलें खुलने की हो, स्कूलों में सब्जेक्ट खुलने के हो, जी। आज कितने गांव आप देखिए कि कम से कम 25 गांव में हाई मास लाइट लगने जा रही है कि लोगों को रात को उजाला रहे। जी। चोरी वोरी का कभी अंदेशा रहता है, उसमें भी हुँ, लोगों हुँ। को रात को घूमने का, हुँ, हुँ। आने जाने का। तो ये कोई कोई शायद ही किसी एमएलए ने जो आंगनवाड़ी हैं उनमें दरियाँ दी हों अपने को विधायक कोटे से कि बच्चियाँ बैठें। प्राइमरी स्कूलों में दरियाँ दियाँ जहाँ नीचे लोग अपनी पट्टियाँ और वो लेके आते थे। आज कितने ही स्कूलों में उन्होंने फर्नीचर दिया है जी, जी। कि हमारे बच्चे-बच्चियाँ बैठते हैं, नीचे बैठे हैं, तो असुविधा ना हो। उनको फर्नीचर दिया जाए, टेबल और कुर्सी जो आती जी, है जी। जॉइंट, वो दिया जाए। हुँ, हुँ। तो इस मामले में तो मैं विधायक महोदय को क्रेडिट देता हूँ कि जितना विकास उन्होंने अपने प्रयासों से करा है, कोई करा नहीं सकता। जहाँ तक व्यवहार की बात है, हो सकता है कोई बात हो, अगर कोई बात होगी तो उसको हल किया जाएगा। मेरा अभी चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है। जी, तो दर्शकों देखो यहाँ पे माननीय जुबैर जी ने ये क्लियर कर दिया है कि अभी उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है। वो माननीय विधायिका जो वर्तमान विधायिका हैं, उन्हीं के नेतृत्व में आगामी कांग्रेस का चुनाव होगा। तो सर मैं और इसी एक वो बात और है, जी और बताइए। पार्टी देखिए, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। जी, मैं बिल्कुल है। पार्टी ना, लोग अदलते हैं, बदलते हैं, आज इस पार्टी में, आज उस पार्टी में, स्वार्थ को पार्टियाँ बदलते हैं। जी, मैं इस पार्टी में शुरू से हूँ, पार्टी में हूँ, आगे रहूँगा, अनुशासन सिपाही हूँ। पार्टी अगर सफिया को टिकट देती है, सफिया चुनाव लड़ी, और पार्टी किसी अन्य व्यक्ति को भी चुनाव देती है, टिकट देती है, तो हम उसका भी स्वागत करेंगे, उसको चुनाव लड़ाएँगे। पार्टी हम सबसे बड़ी है, पार्टी का जो निर्णय होगा उसकी हम पालना करेंगे। सर जैसे अभी आपने पार्टी के अहम कार्यकर्ता के रूप में जो बात बताई कि आप सब पार्टी के साथ हैं, चाहे टिकट किसी विशेष व्यक्ति को मिले। तो सर जैसे अभी आपने आपको भी संज्ञान में होगा कि नागौर का मिर्धा परिवार है, वहाँ से ज्योति मिर्धा जी जो हैं, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गई हैं।
तो आपको क्या लगता है कि नागौर की जो विधानसभा की कांग्रेस सीटें हैं जिनमें उनका कहीं न कहीं आधिपत्य है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कोई फ़र्क दिखेगा? देखिए क्या, नागौर तो में लीडरशिप बहुत है, विशेषकर किसान कम्युनिटी में। जी, हम बचपन से देख रहे हैं कि नाथूराम मिर्धा जी, रामनिवास मिर्धा जी, उसके बाद में हरेंद्र मिर्धा जी, रिछपाल मिर्धा जी, अब जो ज्योति में हनुमान बेनीवाल जी भी बिल्कुल, एक अपने नेता के रूप में उभर रहे हैं भई, जो बिल्कुल, सांसद हैं, उनके पार्टी के 1-2 एमएलए भी हैं। बिल्कुल है। तो वहाँ लीडरशिप अब ऐसी है कि काफ़ी लोगों के पास है। ऑप्शन अब काफ़ी ये है कि वो कांग्रेस का परिवार रहा है, दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी में चला गया, क्यों क्या परिस्थितियाँ रहेंगी अब उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो लीगेसी से वो हैं, जी, किसान की बात करते थे, उनके जो पूर्वज थे जो। दादाजी हुँ, जो थे, आदरणीय सम्माननीय नाथूराम मिर्धा जी, उनका विचार हमने सुना है, उनका भाषण हमने सुना है। हुँ, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए उपयुक्त पार्टी नहीं है। अब किस स्वार्थ से, किस हित से वो गई हैं, हुँ, ये हुँ, तो मैं नहीं कह सकता, हुँ, लेकिन हुँ। उनके पूर्वजों का ये सोच नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी में कोई उनके परिवार का आदमी रहे। जी, जी। सर जैसे अभी आपने अपने वक्तव्य में बताया कि सांप्रदायिक सद्भाव के मुद्दे को उठाया, कि अब हाल ही में जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आएँगे तो रामगढ़ में सांप्रदायिक मुद्दे हावी होते जाएँगे। और पिछले कार्यकालों को देखें तो हमारा भी ये मानना है कि कहीं न कहीं सांप्रदायिकता काफ़ी ज़्यादा हावी रही। लेकिन वर्तमान विधायक के समय में ये चीज़ें नहीं देखी गई। लेकिन विरोधियों का ये कहना है कि माननीय विधायक महोदया के द्वारा एक मीटिंग में खुद को राम और कृष्ण के वंशजों की से जोड़कर बताया गया। तो उनका कहना है कि ये हिंदू वोटों का तुष्टीकरण ये करने की हिंदू राजनीति वोटों का है। नहीं, ओरिजिन कैसे भई? कोई धर्म बदलने से हुँ, सिजरा तो नहीं बदलेगा ना। बिल्कुल। भई ये तो दुनिया जानती है कि जी, मेवात आज से नहीं है, मेवात महाभारत के टाइम से है। बहुत पहले से सर, बिल्कुल, तो महाभारत के टाइम में तो कोई धर्म था नहीं। बिल्कुल। तो आपका ओरिजिन है, आज कितने ही लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई कुछ जात धर्म में हो रहा है कि जी, जी। कन्वर्जन से कोई ओरिजिन थोड़ी बदल जाएगा। जी, जी, जी। कहीं न तो कहीं आप ये कि ये तो इसको तो स्वीकार सब करते हैं, यदुवंशी हैं या रघुवंशी हैं यहाँ, जी, जी। मेवात के लोग। मेवात के लोग कोई अरब से या बाहर से तो आए नहीं है, यहीं के हैं, जी, इसी जी। मट्टी के माँ हैं। जी, जी, जी। तो जो जो वंशज जो है वो तो रहेगा ना। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसमें कोई इसके बारे में पहले भी कहा, ये तो चौधरी तैयब भी कहते थे। हुँ, हुँ। भई चौधरी तैयब साहब भी ये कहते थे कि भई कोई कोई धर्म बदलने से या कोई कार्यशैली बदलने से या कोई यूँ करने से कोई सिजरा थोड़ी बदलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हिस्ट्री है वो तो हिस्ट्री रहेगी ना। जी, जी, जी। तो तो सर या कोई अस्वीकार कर सकता है इसको कि भई हम उनके वंशज नहीं हैं मेवात बिल्कुल, में? बिल्कुल, कहीं न कहीं ये हो अगर रहा है बहुत कहीं न पुराना कहीं सर, इतिहास है, हाँ। बिल्कुल बहुत पुराना इतिहास है। हम तो मुगलों के खिलाफ भी लड़े हैं। मुगलों के खिलाफ लड़े, बिल्कुल, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, बिल्कुल, मुगलों से पहले बलबन के खिलाफ लड़े। बिल्कुल, बलबन ने कितने कत्लेआम मेवातियों का किया। बिल्कुल। समझ तो सकते हैं। मेवात तो एक हमेशा इसके राष्ट्र हित में रही है। बलबन के ने कितने लोग मरवाए, मुगलों ने कितने लोगों को मरवाए, मुगलों के खिलाफ रहे, अंग्रेजों के खिलाफ रहे। मेवात हमेशा, और सबसे बड़ा उदाहरण हसन का मेवाती जो राजा थे बिल्कुल, अलवर के, बिल्कुल। वो जब बाबर का के निवेदन को ठुकरा के महाराणा सांगा के साथ मिलके लड़े बाबर के खिलाफ, हुँ, और वहां शहीद हुए 20-30 हजार आदमियों के साथ, जी, जी, जी। महाराणा सांगा जी भी शहीद हुए। तो हम तो उस लीगेसी के आदमी, आज कोई कहने लग जाए कि हमको इधर उधर जोड़ने लग जाए, तो हमारा हमारा जो निकाल है, जो हमारे वंशज है, वो तो वंशज ही रहेंगे। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपको इतिहास के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको बताऊँगा कि मुगलों का जो ओरिजिन है, मुगल भारत में मुगल वंश की परंपरा की स्थापना करने का श्रेय बाबर को दिया जाता है, जो सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद भारत की दिल्ली सत्ता पर काबिज़ हुए। और हम देखेंगे कि दिल्ली सत्ता पर काबिज़ होने के बाद सन 1527 में उन्होंने राजपूताना या जो आज का राजस्थान है, इसे अपने आधिपत्य में लेने की कोशिश की। और वो पहला और आखिरी मौका था जब राजपूताना के समस्त, चाहे वो हिंदू शासक थे, चाहे वो मुस्लिम शासक थे, चाहे कोई और थे, वो सभी राणा सांगा के एक छत्र में और उनके नेतृत्व में लड़े। और अलवर के महाराजा शहीद हसन खां मेवाती जो थे, वो अपनी लगभग 30,000 सेना के साथ और अपने 4 पुत्रों के साथ मुगलों से लड़ते लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो कहीं न कहीं लोगों के बीच में आजकल इतिहास को लेकर कहीं न कहीं बहुत
कम जानकारी है और आज का इतिहास ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप से पढ़ते हैं, कहीं न कहीं इसलिए वो भ्रमित हो जाते हैं। तो मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ जो अभी माननीय ज़ुबैर जी ने कहा कि अगर हम अपना ओरिजिन देखें तो ये बहुत पुराना है। ये मुगलों के समय का या अंग्रेज़ों के समय का नहीं है या औरंगज़ेब के समय का नहीं है। तो सर इसके अलावा मैं बताना एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जो भूतपूर्व विधायक रहे हैं ज्ञानदेव आहूजा जी, वो कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर को भी एक बड़ा इश्यू बनाकर हमलावर रहते हैं और जुलाई माह में गोविंदगढ़ के एक तिरपाल व्यापारी के साथ जालू की रोड पर तालड़ा के समीप लगभग 6,80,000 की एक लूट की गई, वारदात हुई। मुझे जहाँ तक जानकारी है अभी तक उसमें कोई भी आरोपी जो है उसका खुलासा नहीं हुआ है। तो लॉ ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर आप देखो तो पूरे भारतवर्ष में दिन पे दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है। आप कौन सा थाना ऐसा है, कौन सा जिला ऐसा है जिसका अखबार में नहीं पढ़ते हो कि अभी कल ही बैंक लूट लिया गया, शायद गढ़ी सवाई राम राजगढ़ विधानसभा। जी, जी। तो ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जी। जो मोदी सरकार के आने के बाद रोजगार की नई तरफ देखे, हुँ, हुँ। एक एक अजीब सा वातावरण बनाया जा रहा है लोगों में। बेरोजगारी, फ्रस्ट्रेशन, तो उस फ्रस्ट्रेशन यहीं का नहीं है। यहाँ एक क्राइम कहाँ नहीं होते, जमीन पे झगड़े कहाँ नहीं हो रहे हैं, सब जगह। कहीं बाल बच्चों के झगड़ों पे कहाँ झगड़े नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल। लूट खसोट कहाँ नहीं हो रही है, मुझे बताइए। ये चिंता का विषय है कि कहाँ है कि कदम तुरंत उठाए जाएं। कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी तो नहीं है हुँ, हुँ। जैसी अलवर जिले के और कहा है कि किडनैप कर लिया जाता है, पैसे मांगे जाते हैं, बिल्कुल। दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। ये स्थिति इस इलाके में तो नहीं है। उनका लॉ एंड ऑर्डर का एक ही मतलब है कि साहब मेव कम्युनिटी के लोग क्राइम कर रहे हैं। मेव कम्युनिटी ने 5 साल में कौन सा क्राइम किया, कौन सा किसके ऊपर जाति की। और वैसे भी और सर वैसे देखिए क्या है कि इनका ये है कि ज्ञानदेव आहूजा की खुद की बिरादरी के 3-4 वोट हैं। अब उसकी मजबूरी है, वो करता है भाई हिंदू मुस्लिम किसी तरह करके मैं चुनाव जीत जाऊं। लेकिन जनता पहचान चुकी है कि जो विकास कार्य इस बार हुए हैं, जो भाईचारा यहाँ रहा है, जो सद्भावना यहाँ रही है, वो मिसाल हो रही है। उसका प्रयास रहेगा इसको पूरा कॉमनल उसका ही क्या पूरे बीजेपी का। जी, जी, जी। मुझे बीजेपी के सीनियर नेता जो हमारे साथी रहे हैं, क्योंकि मैं 90 से एमएलए हूँ, मेरे साथ बहुत एमएलए रहे हैं, कई बार मैं एमएलए रहा हूँ। वो कहते साहब रामगढ़ से हमारे सबसे ज़्यादा, मैंने कहा यार रामगढ़ में क्या है, सबसे ज़्यादा टिकट आती है, हरियाणा के भी मांग रहे हैं, अलवर से बाहर के भी मांग रहे हैं, अलवर भी मांग रहे हैं, रामगढ़ से भी मांग रहे हैं। ये चक्कर क्या है? वो कहते हैं साहब रामगढ़ तो एक तरह हलवा है, किसी को भी टिकट मिल जाए हिंदू मुस्लिम के नाम से जीत जाएगा। जी, जी, जी। मतलब जो सोच ही ये बन गई कि हमें हिंदू मुस्लिम के नाम से वो ना विकास की बात करनी, ना भाईचारा की करनी, ना स्कूलों की शिक्षा की बात करनी, ना कोई बात करनी। ऐसे आदमी को क्या जवाब दें? जी, जी, जी। तो बिल्कुल ऐसे सही। आदमियों को मैं बात नहीं करना चाहता। मैं कोई दूसरी राजनीतिक मेरा तो लक्ष्य ये है कि इस इलाके में भाईचारा रहे, शांति रहे, विकास हो, रामगढ़ इस इलाके का, पूरे राजस्थान का अग्रणी क्षेत्र बने। इसी की तरफ प्रयास रहा है और हमने कोशिश भी की है और आगे भी इसी का प्रयास करते रहेंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ शुरू से, जी, ये सांप्रदायिक तरह मुझे तो भाईचारा और विकास के नाम का वोट चाहिए। जी, फिर भी लोग मुझे वो 3 बार एमएलए मुझे बना दे, एक बार हमारी धर्मपत्नी को बना दिया जी। और मुझे 44% से वोट कभी जब भी मैं हारा हूँ 44% वोट मिलता हूँ। तो मुझे दूसरे समाजों के लोग भी वोट देते हैं। और बिल्कुल। ये जी कि हर समाज में कट्टरपंथी है, कहीं असर है, हुँ, ये लोग वातावरण खराब करते हैं, चुनाव के 1-2 दिन पहले माहौल करते हैं, लोगों को सेंटिमेंटल करने की कोशिश करते हैं। जी। ये हर बार करते हैं, इस बार भी करेंगे। हमने पहले भी इनका मुकाबला किया, इस बार भी मुकाबला करेंगे। जी, जी, ये सिर्फ़ एक एजेंडा है, वोटों का ध्रुवीकरण करने का, समाज का ध्रुवीकरण करने का। आप सीधी-सीधी बात कर रहे हैं। सर एक बात और जानना चाहूँगा मैं, जैसे अभी आपने बेरोज़गारी की बात की, है ना? तो मुझे एक बात बताइए कि यदि जनता आपको दोबारा से सेवा का मौका देती है, आपको, आपकी धर्मपत्नी को, जैसा भी जो भी है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हम रामगढ़ के जो युवा लोग हैं, युवा जो बच्चे हैं, उनके लिए औद्योगिक क्षेत्र में क्या करना चाहिए? देखो आपने वैसे कि ये जो एक्सप्रेस हाईवे बना है बॉम्बे वाला, जी, ये कोई लाइफ लाइन है एक तरह से आने में। और अब अलवर ज़िले में रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना और भी ज़्यादा प्राथमिक रहना चाहिए, मेरे लिए नहीं, सब जनप्रतिनिधि के लिए बिल्कुल। और प्रशासन के लिए भी। कि क्योंकि भिवाड़ तिजारा और खैरतल अलग ज़िला बन गया जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया गया, जी, जो कोटपुतली बहरोड गया उसमें गया। तो अलवर में अब एक तो टूरिज्म का बचा है, क्योंकि यहाँ
सरिस्का है, सिलीगुड़ी है, गरवा जी हैं, बहुत से ऐसे स्थान हैं, भर्तरी है, बहुत है। भरतरी है, और जी। अब जैसे बाला किला को भी शुरू किया है, आंडूपोल है। म्यूजियम है। जी, जी, जी। इस पे ध्यान देना पड़ेगा। टूरिज्म के नाम से अगर होगा तो होटलें खुलेंगी, होटलें रहने के भी बनेंगे और भी खुलेंगे, जी, जी। ट्रांसपोर्टेशन के भी होगा, लोग चाय भी पिएंगे, लोग साग सब्जी भी खरीदेंगे, दूध भी खरीदेंगे, तो एक तो वो है। जी। और दूसरा जो यहाँ रसगन और बुर्जा का धनोटा के जंगल में जो भरतपुर का और राजस्थान अलवर का बॉर्डर है, जी। वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया प्रपोज्ड है, जी, जी, जी। रिको ने किया है। भिवाड़ी ज़्यादा टाइम लगेगा गुड़गांव से, यहाँ कम टाइम लगेगा टाइम दिल्ली कम। से। जी, जी, जी। तो यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया में दिक्कत ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, क्योंकि एनसीआर में ये जिला आता है, उसका परमिशन नहीं दे रही है। अगर वहाँ औद्योगिक क्षेत्र की परमिशन मिल जाती तो अब तक वहाँ फैक्ट्रियाँ लग जाती, लोगों को रोजगार मिलता, लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी रोजगार मिलता। जी, जी। तो अब वो जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार उसको अनुमति नहीं दे रही है। अगर वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की, क्योंकि अब ये ग्रीन जोन उसमें आता है एनसीआर में, तो NCR वो जो नेशनल वो पर्यावरण का विभाग है, उससे वहाँ से वो एनओसी लेनी जरूरी है। एनजीटी से। हमारी अनेकों बार बात हुई है, जो हमारे जिले से मंत्री हैं शकुंतला रावत जी, उन्होंने बताया कि साहब हम कई बार चिट्ठी लग चुके हैं, मीटिंग में जा चुके हैं वहाँ, कि भाई हमको करिए, कि सिवाय चक तक को परमिशन नहीं दे रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया रामगढ़ विधानसभा और नगर विधानसभा के कुछ हिस्से के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक लाइफ लाइन होगा, डायरेक्ट है। और लोग गोडाउन यहाँ आज देखिए कि आप जो गुड़गांव में जो गोडाउन बने हुए हैं लोगों के, गोडाउन यहाँ शिफ्ट होंगे, वर्ष से यहाँ शिफ्ट होंगी, जी, जी। क्योंकि इतनी नज़दीक है, शांतिप्रिय एरिया, पानी की सुविधा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है यहाँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कोई जाति विशेष का कोई वर्चस्व नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। जी, जी, तो जी। हमें आशा है जैसे ही इसकी परमिशन मिलेगी, औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, यहाँ लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी रोजगार मिलेगा। तो कहने का मतलब ये सब कुछ केंद्र सरकार ने जानबूझ के अटकाया जानबूझ हुआ के अटकाया, और क्यों परमिशन नहीं दे रहे भाई? बिल्कुल, आप बिल्कुल। देखा वहाँ रिको इंडस्ट्रियल एरिया के बोर्ड लगे हुए हैं, बिल्कुल। लोगों ने आवेदन कर दिया कि हमको प्लॉट दीजिए, हम फैक्ट्री लगाएंगे। बहुत से लोग तो शिफ्ट करने के चक्कर में जगह जगह से, गुड़गांव के आसपास से, जी, जी। उनको ज़मीन सस्ती मिलेगी, उनको वातावरण अच्छा मिलेगा। जी। तो लेकिन अब केंद्र सरकार उसकी परमिशन नहीं दे रही है, तो ये तो जानबूझ के, जहाँ हमारे सांसद महोदय से मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि बड़ी बड़ी बात करते हैं उनको या क्लियरेंस करा, ताकि यहाँ लोगों को रोजगार मिले, यहाँ इंडस्ट्रीज लगे। तो सर जाते-जाते मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा, चूँकि आप मैं अगर आसपास की विधानसभा के क्षेत्रों को देखें, क्योंकि हम कवर कर रहे हैं उन सभी क्षेत्रों को, तो एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में यदि कोई व्यक्ति दिखाई देता है इस क्षेत्र का, तो वो एकमात्र व्यक्ति आप हैं। तो मैं राष्ट्रीय स्तर की एक छोटी-सी बात जानना चाहूँगा कि फिलहाल एक मुद्दा बहुत ज़ोर-शोर से गरमाया हुआ है, इंडिया बनाम भारत। तो जुबैर जी इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या देश का नाम बदलना संभव है? यदि हाँ, तो क्या ये सही देखिए, होगा? भारतीय जनता पार्टी को लोगों का विकास पे, लोगों को भ्रमित करना, लोगों को ये मुद्दे से भटकाना, इनका शुरू से काम रहा है। जी। ये हिटलर की पॉलिसी पे चलने वाले आदमी है, जिस हिटलर ने कि हिटलर ही जर्मनी है, जर्मनी हिटलर है। बिल्कुल ऐसे। मोदी जी उस लाइन पे चल रहे हैं, लेकिन इस तरह का हर चीज़ का अंत होता है। जितने भी इस तरह के शासक हुए हैं, एक समय सीमा में उन्होंने गुंडागर्दी भी की है, राज भी किया है, मनमर्जी की है, संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर किया है। जी। ये आज इस पोजीशन में कर रहे हैं, लेकिन एक दिन इनको खुद को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि विकास का रास्ता छोड़ के आप लोगों को धार्मिक भावनाओं पे भड़काकर, ऊंच नीच पे भड़काकर, क्षेत्रवाद पे भड़काकर, उसको इंडिया, कोई पार्टी के कुछ लोग जमा, भाई वी रिप्रेजेंट इंडिया, हम भारत के लिए काम करेंगे, इंडिया के लिए काम करें। जी, जी। तो इंडिया तो आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से है। जी, जी। जब खोज की थी वास्को डिगामा, कैप्टन कुक ने, तो पहले भारत की इंडिया की खोज करने तो वहाँ चले गए, अमेरिका के, तो रेड इंडियन नाम रखा वहाँ, रेड इंडियन। बिल्कुल। फिर इंडिया तो आज से नहीं है, ऐतिहासिक नाम है। तो भारत भी एक नाम है, भारत जिस तरह का इनका है कि भाई ध्यान भटकाओ, ये इनकी नीति देश में और यहाँ के विकास में और इस देश के हित में नहीं है। क्योंकि लोगों को रोजी रोटी कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे ठीक हो, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी कैसे पहुँचे, ये बात करने की है कि नदियों को इंटरकनेक्ट करो, वो बात करने की, वो नहीं करेंगे। मुद्दों से भटकाने की मुद्दे के नाम बदलने से क्या हो जाएगा भाई, कि रोजगार मिल जाएगा।
जी, जी, जी। नहीं आज सर नगर का नाम अगर डगर कर दो तो क्या उससे कोई लाभ मिल जाएगा? नहीं बोर्ड पे मिलेगा। लिख लो, कागजों में लिख लो, उससे थोड़ी। भाई वहाँ काम क्या होगा? उससे कोई लाभ मिलेगा ना। वैसे भी सर नाम बदलने में प्रशासनिक खर्चे, सरकारी खर्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, इनको वो भी यही एक करना, बात है। नाम बदलने से क्या इतिहास बदल जाता है? जी, 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 जी। हाल ही में बीजेपी के एक बड़े लीडर का बयान भी आया था, उनका कहना ये था कि इंडिया शब्द जो है वो अंग्रेज़ों की देन है और इंडियंस उनको कहा जाता है जो अशिक्षित थे, असभ्य थे, बर्बर थे। क्या इस बात में कोई सत्यता है? एक बात बताओ, अंग्रेजों से पहले रेड इंडियन का बुक जो इंडिया में अमेरिका के मूल प- निवासियों को रेड इंडियन कहा और गया। भारत की खोज कब हुई? जी, जी। अंग्रेज थे क्या जब नहीं, नहीं, भारत की खोज हुई? नहीं पुर्तगाली थे उस समय तो कितनी पुर्तगाली आए थे कंट्री ऐसे बहुत हैं है। जिनके ब्रिटेन नाम है, इंग्लैंड नाम है, जी, जी। उसमें इंग्लिश में ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। जी, कितने ही देश ऐसे हैं। अपने यहाँ भी इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, हिंदी में हिंदुस्तान कहते हैं या भारत कहते हैं। भारत गणराज्य लिखा हुआ है जगह जगह। वैसे भी तो संवैधानिक सभी नाम है। करते हैं। भाई हिंदुस्तान का भी इस्तेमाल कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। अगर इनको इंडिया से परे था तो क्यों नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जी, जी, जी। क्या क्या इंडिया बनाया? तो वो कोई इंडिया क्यों क्यों बनाया था अगर ये था? अब जी। लोगों को अगर इनका इरादा पहले ही था कि इंडिया के खिलाफ है तो उसी टाइम बदल दे। अपने तो खुद नहीं इंडिया के नाम से रखे हैं। जी, 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 तो जी। आज एक लोगों को मूल मुद्दों से कैसे भड़काया जाए, जब चुनाव आते हैं कैसे भड़काया जाए, ये इनका मुद्दा है। आज आतंकवादी हमारे फोर्सेज के साथ गोलीबाजी कर रहे हैं, हमारे कुछ लोग शहीद भी हो रहे हैं। उनको पढ़िए मेरा स्वागत कैसे हुआ, तो उनका तो विचार इससे आप जान लीजिए, वो देश को भड़काने का काम कर रहे हैं जो देश हित में नहीं है, भविष्य के हित में ठीक नहीं है। जी। वैसे भी मैं यहाँ पे दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे देश के 2 नाम स्वीकृत किए। अन्य सभी नामों को अस्वीकृत कर दिया गया। ऐसे हर नाम को हटा दिया गया जो किसी जाति विशेष या धर्म विशेष को इंडिकेट करता हो। अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया विल बी भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स कि भारत ही राज्यों का संघ होगा और हमारे दोनों नामों को ही संवैधानिक दर्जा है। तो हालाँकि ये इतना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है कि इसका नाम बदला जाए और वैसे भी नाम बदलने से कोई भी देश हित के देश हित में नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे केवल और केवल सरकारी खर्च बढ़ेगा और एक बेफिजूल का मुद्दा उठता है। तो यही कहीं न कहीं मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ जो श्रीमान जुबैर जी ने कहा। तो दर्शकों इस इंटरव्यू को हम यहीं विराम देते हैं क्योंकि माननीय जुबैर जी के स्वास्थ्य कारणों के चलते वो ज़्यादा लंबे समय हमें नहीं दे पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप उनकी बातों से सहमत होंगे। यदि आपका कोई और जवाब है जो आप जानना चाहते हैं और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सर आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।